हेलो बच्चों, यदि आप भी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं क्लास 10th का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरा पेपर आपको यही छपा मिलेगा। कम से कम आप 70 में से 65 नंबर लेकर आएंगे, इसलिए ये वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें पूरा आपको समझाया जाएगा पेपर किस तरह से लिखना है। 21 फरवरी की यदि आधी रात को भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी आप कल को पेपर में पूरा पेपर करके आएंगे। क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसे लिखना है, ये सब बातें आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताई जाएंगी। और आप यदि वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपके 95+ नंबर हिंदी में आराम से आ जाएंगे। तो चलते हैं पेपर की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है एकदम। कक्षा 10 हिंदी खंड आ प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा पॉइंट, प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। आप ये वीडियो एंड तक देखिए बिल्कुल, जिससे कि आपके नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी जो आ वाला पोर्शन होगा उसमें 20 विकल्प होंगे, वो बहुविकल्पी होंगे। उसे सिर्फ हमें ओएमआर शीट में ही करना है, उसे कॉपी पर नहीं लिखना है। वो भी नीले या काले पेन के बॉल पॉइंट से, जेल से नहीं, बॉल से। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी जो विकल्प आएंगे उसमें एक प्रश्न 1 अंक का होगा। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इसे काटना नहीं है। और ओएमआर शीट पे एक बार आपने विकल्प भर दिया, बहुत संभाल के देख के एकदम भरना, क्योंकि एक बार अगर विकल्प भर दिया तो उसे ना काटेंगे, ना वाइटनर लगाएंगे, ना इरेजर, कुछ किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। सम्मुख मीन सामने उनके जो अंक हैं वो दिए गए हैं। तो पूरी वीडियो देखिए, आपको यही पेपर ज़्यादातर मिल जाएगा देखने को, इसलिए एंड तक देखिए, पूरा पेपर आप सोल्व करके आएंगे। पहला विकल्प, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ पूर्णांक 20, जो हमें ओएमआर पर करना है, वो वाले विकल्प हैं। अब ये, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं। चिंतामणि किस विद्या की रचना है? तो चिंतामणि किस विद्या की रचना है? ये निबंध है। गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। अब इसमें 20 विकल्प जो हैं वो 10 विकल्प गद्य पद के होंगे स्टार्टिंग के, और 10 विकल्प हिंदी व्याकरण के होंगे। अब ये 10 विकल्प जो गद्य पद के होंगे, इसकी हम एक वीडियो अलग लेकर आएंगे, जिससे एक भी विकल्प आपका उसमें गलत नहीं हो। शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है? शुक्ल युग की समय अवधि है, कितनी है शुक्ल युग की समय अवधि? 1919 से 1938 तक। क्योंकि 1843 या 1850, इस चीज़ को ज़रा डिटेल में समझना। 1843 या 1850 से हमारा आधुनिक काल स्टार्ट हुआ था, और आधुनिक काल का पहला वाला था हमारा भारतेंदु युग, जो 1900 तक चला था। कितने तक? 1900 तक। और 1900 से 1919 तक, 1900 से 1919 तक द्विवेदी युग चला था। फिर 1919 से 1938 तक शुक्ल युग और छायावादी युग दोनों साथ साथ में चले थे। तो 1919 से 1938 तक इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नीड़ का निर्माण फिर, अगला है, नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? नीड़ का निर्माण किस विद्या की? बेटा किस विद्या, किस विद्या की रचना है? ये आत्मकथा की रचना है। किस विद्या की? आत्मकथा की। अगला, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो ये प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग या छायावादी युग? तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। अगला, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्या है? भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आधुनिक काल की कब से कब तक? आधुनिक काल कब से कब तक? आधुनिक काल, तो आधुनिक काल 1843 या 1850 से अब तक चल रहा है। 1843 से अब तक लिखा पड़ा है, या 1850 से अब तक भी हो सकता था। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, 1643 से 1843 तक कौन सा काल चला था बेटा? रीति काल। 1918 से 1936 तक कौन सा चला था? ये बताया था, शुक्ल युग या छायावादी युग। अब इसमें 1919 से भी हो सकता है। 1936 से 1943 तक शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर युग होता है। उसके बाद है, मतीराम किस युग के लेखक थे? तो मतीराम तो रीतिकाल के थे। अगला, अब हम ये 10 हमने विकल्प कर लिए, कौन से? जो हिंदी गद्य पद के होते हैं। हास्यरस का स्थायी भाव है। हास्यरस का स्थायी भाव सभी बच्चे जानते हैं, हास होता है। और अब हमारे सिलेबस में हास्यरस
और करुणरस दो ही है, तो ऑप्शन शोक या हास यही होगा, लेकिन हास्यरस का स्थायी भाव हास और करुणरस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला, सोह तोड़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात, जिसमें मनु मानो जनु जानो इत्यादि शब्द आ जाते हैं वो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। और जिसमें सा सी से ये शब्द आ जाते हैं तो वो उपमा अलंकार। और इनमें से कुछ नहीं आता रूपक अलंकार, क्योंकि हमारे 3 ही सिलेबस में, श्लेष अलंकार हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला है, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में बेटा 3 2 4 5 कितने चरण होते हैं? 4 चरण। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? उपसर्ग किसे कहा जाता है? जो शब्द के पहले लगाया जाता है। तो कौन सा लगाया गया? आ, यानी आ वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। 15 रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। अगला, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में बहुवीर्य समास है। कौन सा समास है? बहुवीर्य समास है। 17वां, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप हम जानते हैं अच्छे से, क्या होता है? आंसू का तत्सम रूप होता है अश्रु। तो विकल्प कौन सा वाला सही हो जाएगा? अश्रु, यानी कि हमारा हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही। अगला, कृतवाच्य की में किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य कर्ता की प्रधानता। ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहा जाता है? जो जिस नाम की जगह पर, जैसे मैंने कह दिया, मान लो नरेश उधर से आ रहा है, नरेश की जगह वह उधर से आ रहा है, या मैं अपना नाम को मैंने मैं बोल दिया, तो वो सर्वनाम होते हैं, यानी वह, इसमें क्या हो जाएगा? सर्वनाम। अब ये 20 विकल्प हमारे इस तरह से थे। आप लोग एंड तक बने रहिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये पूरा पेपर सोल्व कराया जाएगा, क्योंकि अब हमारे वर्णनात्मक प्रश्न आ चुके हैं। खंड बा पूर्णांक 50, ये हमें कहीं पे करना है? कॉपी पर करना है। ध्यान से देखिएगा, अब इसे बहुत ही ट्रिक के माध्यम से पूरा पेपर आपको कराया जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 गुणा 2 बराबर 6, यानी 3 प्रश्न है, 2-2 नंबर का एक है, इस हिसाब से 6। हम इसे पढ़ेंगे। ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। बेटा मित्रता पाठ आ गया सीधा बिल्कुल। तो संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 2 नंबर हमारे ये पक्के हो गए। मित्रता शब्द देखते ही मित्रता पाठ हो गया, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 नंबर पक्के। उसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बेटा व्याख्या तो इसे देखकर अपने शब्दों में कुछ भी लिख देते हैं। ये कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यानी मित्रता होने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि दोनों एक ही काम करते हों, बल्कि जो मैं काम करता हूं और जो दूसरा करता है, तो मैं दूसरे वाले काम से आकर्षित होऊंगा, उसे देखूंगा यार ये इतना अच्छा काम है, लाओ मैं भी इससे ये बात काम के बारे में जानकारी ले लेता हूं। तो ये सब बातें हम सोचकर उसे मित्रता बना लेंगे बस। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि तीसरा वाला क्वेश्चन जो होता है, लेखक के अनुसार कुछ नहीं, सामने ऊपर लिखा पड़ा है, जो कुछ है हमारे हिसाब से है। हम शब्द देखेंगे कौन सा आकर्षित आया, अब इसमें देखेंगे आकर्षित ये हैगा। अब इधर पहले वाले ब्राह्म से, यहाँ से समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। तो यहाँ तक हम लोग पूरा लिख देंगे ऐसी। तो बहुत ही आसान है। तीसरा वाला क्वेश्चन तो इसमें देख के ऊपर वही लिख दिया जाता है। अगला, या तो हम इन तीनों के लिख दें प्रश्न, या फिर हम ये वाला कर दें, हे भक्त इन दोनों में से किसी एक के 3 के उत्तर लिखना होंगे, चाहे इसके तीनों लिख दो चाहे इसके तीनों, ये नहीं कि एक इसका 2 इसके, ऐसे नहीं, या तो तीनों इसके या तीनों इसके। हे भगवान, तब के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन क्यों? परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा? अब ये कौन से पाठ का है? ममता जयशंकर प्रसाद का। तो चाहे हम ये कर दें चाहे ये कर दें। अब आता है उसके बाद बेटा पद्यांश। क्या आता है? पद्यांश। 3 क्वेश्चन 2 नंबर के 6 नंबर होंगे। दिए गए पद्यांश पर आधारित 23 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधन को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गुंगी पिरी बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहवाई। चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात श्री कृष्ण के जो पैर हैं वो बिल्कुल कमल के समान कोमल हैं। तो ये हमें श्री कृष्ण का, यानी कि सूरदास जी ने लिखा है। बहुत ही अच्छा एकदम तरीके से सूरदास जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। तो सूरदास जी ने किसका है? ये श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण के बारे में सूरदास जी ने लिखा है सब। क्या कहते हैं वो? चरण कमल बंदो हरिराई, कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुगिरी लंगे, यानी जिनकी कृपा होने से जो पंगुगिरी लंगे यानी कि जो पर्वत होता है वो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत उलांग सकता है। अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहरे सुने गुंगी पिरी बोले, बहरा सुनने लगता है और गुंगा पुनः बोलने लगता है। ये देखिए हमने पूरी व्याख्या इसकी करके रखी हुई है।
भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ देता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः दोबारा बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं मैं क्या करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ। तो इस तरह से हमें ये लिखना है। अब अगला क्या है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो चरण कमल बंधो हरिराय ये रूपक अलंकार होता है। अब इन दोनों में हमें एक के प्रश्न उत्तर लिखना होते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से हम आपको ये पेपर बताएंगे, इसलिए एंड तक देखिए बिल्कुल बिना स्किप किए वीडियो को। दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। बेटा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये 2+3 जो लिखा पड़ा है इसका मीन्स हुआ 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का अनुवाद। ईसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाश्चन केंद्रम अस्त्री, यानी कि वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद क्या होगा, ईसा नगरी यह नगरी भारतीय संस्कृति की केंद्र स्थल है। अतएव संस्कृत भावस्य संस्कृतस्य आलोक सर्वत्र पृष्ठत योगल यमराज दाराशिको अत्रगत भारतीय दर्शन शास्त्रांग अध्ययनम करो क्रोध सतासे जानैन तथा प्रभावित अभवत यत तैन उपन्यासदास अनुवाद पारसी भाषा में कारित। इसका भी हमने पूरा अनुवाद करके रखा है, आपको अभी दिखाते हैं ये किस तरह से हमें करना है और कैसे संदर्भ लिखना है। ये देखिए, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह अनेक ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। और इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, क्योंकि इसमें लेखक होते नहीं हैं, लेखक इसमें नहीं होते हैं। अगला या तो ये कर देते हैं या फिर ये कर देते हैं। ये है कौन सा, भारतीय संस्कृति का। इसके बाद दिए गए ससंदर्भ पद्यांश में एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। मीन्स हमें 2 दे रखे होंगे, ये मान हित्वा प्रियो भवति, क्रोध हित्वा न शोचति, काम हित्वा भवति, लोभ हित्वा शुभि सुखवेद, अथवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हिंदी में अनुवाद करना है, तो अनुवाद तो हम आराम से कर देंगे, सर्वे भवन्तु सभी सुखी हों सभी निरोग हों, इसका हम आराम से अनुवाद कर देंगे और इसका पहले संदर्भ भी लिखना है। अगला, अपने स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी हमारे यहाँ पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हो वो वाला हमें करना है। स्वपठित खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर देना है, सिर्फ एक प्रश्न का। हमें हमारे बदायूं जिले में तुमुल खंड काव्य है, तो तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो लक्ष्मण क्या है, इसके नायक हैं, और प्रतिनायक कौन है, मेघनाथ। लक्ष्मण नायक, प्रतिनायक कौन है, मेघनाथ। तो लक्ष्मण या प्रतिनायक में से मीन्स नायक या प्रतिनायक में से एक का चरित्र चित्रण आ जाता है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। एक रचना का, केवल एक रचना का उल्लेख करना है। एक रचना बेटा 2 नंबर की है और जीवन परिचय 3 नंबर का है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आप 3 अच्छे से याद कर लेंगे तो बढ़िया तरीके से हम लोग 5 नंबर प्राप्त कर लेंगे। फिर भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हमें जीवन परिचय लिखना है। ये देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। पहले सन, ये जो मैंने अंडरलाइन की है इसे आपको ब्लैक पेन से लिख देना है कि आज पैसे लिखना के साथ इसका पहले लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। पूरा जीवन परिचय लिखने के बाद बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा जीवन परिचय लिखने के बाद आखिर में ये प्रमुख रचना है, एक रचना का नाम ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये 2 नंबर की रचना होती है, इस पर विशेष ध्यान देना है। क्योंकि 2 नंबर की एक शब्द होता है खाली, बस रचना 2 नंबर का एक शब्द हम लिख देंगे, रस मीमांसा या चिंतामणि। ऐसी ही गद्य का आता है, इसी तरह से एक हमें पद का लिखना होता है। पद का जीवन परिचय भी ऐसे लिखना होता है, भी 5 नंबर का है और इसमें भी एक रचना 2 नंबर की होती है। अगला, अपनी पाठ्यपुस्तक में से खंडस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का है बेटा, लेकिन इसमें ना आया हो। जैसे ज़्यादातर बच्चों को ये याद होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, लेकिन ये इसमें आया हुआ है तो हमें इसे नहीं लिखना है। और आप याद कीजिए, 2 इसलिए 2 या 3 श्लोक याद कर लीजिए, मैं लिखना है। ये लिख दीजिए, आप दो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडित, अम्बक स्फुट वक्ता चायु जानती सा पंडित।
या फिर हम बंधन मरण बापी जो बापी पराजय अभियत्र वीर वीर भावई वीरता, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के संस्कृत में उत्तर दीजिए। हमें देगा वो 4-5 प्रश्न देगा, उसमें से दो के हमें लिखना होगा। जैसे एक ये दे दिया, बहुत आसान पूछता है। एक ये दे दिया पुरुराज का आसित, ये लिख दिया पुरुराज एवं राजा चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर देशभक्त आसित, वीर कैन पूजते वीर वीरण पूजते, हम आराम से इसे कर देते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखिए। निबंध का खास ध्यान रखना, पहले रूपरेखा लिखी जाती है क्योंकि 2 नंबर की तो रूपरेखा ही होती है। उसके बाद डिटेल में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा निबंध की, जो आपको पूरा संभाल के अच्छी तरह से निबंध के बारे में बता दिया जाएगा। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अब इसमें 2 तरह के पत्र होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो वो पत्र की वीडियो में अलग आपको लेकर आऊँगा, जिसमें आपको सभी पत्र अच्छे से कर लेंगे। तो अब आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हिंदी में कोई से भी सब्जेक्ट में किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।